Strange fits of passions have I known। भावों का विचित्र आवेश जिसे मैंने महसूस किया है। आपने देखा कि यह पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और अब आप यह देखें कि एग्ज़ाम के अंदर इससे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पोएम से दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो आपको 8 पोएम्स हैं, उनमें 3 पोएम प्रश्न पत्र में दिए रहेंगे, जिनमें किसी एक का आपको सारांश, समरी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन के रूप में या डायरेक्ट सारांश भी लिखना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न एक्सप्लेनेशन के रूप में रहता है। तो मैं इस समय इस चैप्टर में, इस क्लास में आपको सारांश के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। आप प्रश्नों को देखिए, एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के प्रश्न कैसे रहते हैं। लिखा हुआ है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आप यहाँ देख सकते हैं, राइट अर्थात लिखें, एक क्रिटिकल, एक गुण दोष संबंधी, एप्रिसिएशन मूल्यांकन करें आप, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से किन्हीं एक का, एक पर। अब जैसे यहाँ आपको 3 कविताएं दी हुई है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, डेथ, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, दो मन, हृदय, आत्मा का मिलन, डेथ मृत्यु, स्टॉपिंग बाय वुड्स जंगल के समीप रुकना, ऑन ए स्नो इवनिंग एक बर्फीले शाम को। तो ये यहाँ 3 कविताएं दी हुई है, आपको किसी एक पर कह रहा है क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने के लिए। तो कभी इस रूप में भी रह सकता है और कभी समरी के भी रूप में भी है। चूँकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन जब भी लिखते हैं तो उसमें सारांश आ ही जाता है। तो आप इसे देखें, ये रहा आपका समरी। तो इस तरह से लिखा हुआ है, द प्रेजेंट पोएम स्टैंड फिट्स ऑफ पैशंस इज ए लिरिकल पोएम। दिस पोएम हैज़ बीन composed by William Wordsworth. He was one of the greatest lover of nature. तो सवाल यह है कि जितना पोएम का सारांश लिखना जरूरी है, उतना ही इसका हिंदी भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी योग्यता भी, जानकारी भी अच्छा बने। तो इसके लिए आप कैसे कार्य करेंगे, मैं इसे दिखाता हूँ। तो आपने देखा कि ये पंक्ति है और यहाँ से लेकर के मैं एक बार सारांश दिखा देता हूँ। यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक इसका सारांश समाप्त हो जाता है। तो अब जाहिर है कि इसके अंदर आपको कई समस्या आएंगी। पहला तो उच्चारण का, दूसरा वर्ड मीनिंग का, तीसरा फिर ग्रामेटिकली जो अर्थ है, प्रत्येक एक एक शब्द ग्रामर के किस चैप्टर से संबंधित है, कैसे वो अर्थ देगा। फिर अंडरलाइन का अर्थ, फिर सारे अंडरलाइन के अर्थों को प्लस करके इक्वल टू एक सेंस में अंतिम फाइनल अर्थ ज्ञात करना। तो ये कई तरह की स्टेज हैं जिससे हमको गुजरना पड़ता है। तो इन सबों के बारे में मैं आपको पीछे के कई वीडियो में बता चुका हूँ और मैं यहाँ आपको वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ, आप इसे देखें। अब जैसे कि मैंने यह सेंटेंस पढ़ा था, द प्रेजेंट पोएम, तो इस तरह से आप, ये रहा आपके लिए वर्ड मीनिंग। मैं इस वर्ड मीनिंग को दिखा देता हूँ, आप वीडियो को रोक रोक करके और वर्ड मीनिंग आप लिख लेंगे।
तो इससे आपको इसके अंदर दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जैसे यह प्रेजेंट लिखा हुआ है तो यहाँ इसका उच्चारण भी दिया हुआ है और इसका अर्थ भी दिया हुआ है, तो यह दोनों तरह से आपकी सहायता करेगा, उच्चारण में भी और अर्थ लगाने में भी। तो मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ और आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा से इसे नोटबुक में, कॉपी में नोट कर लेंगे और पढ़ेंगे, याद करेंगे। तो ये अब मैं इसका दूसरा पार्ट्स भी है उसे भी दिखाता हूँ। और ये लिखा हुआ है क्लाइम्ड, अब इसका अर्थ क्या हुआ? चढ़ गया। हिल उच्चारण भी है जैसे पहाड़ी। तो इसे मैं फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ और आप इसका अवलोकन करें, अध्ययन करें और अपनी सुविधा से इसे नोट कर लें और याद भी करें। तो इस तरह से वो वर्ड मीनिंग समाप्त हुआ। अब मैं पुनः फिर पोएम पर चलता हूँ। अब जैसे यह सेंटेंस था, द प्रेजेंट पोएम स्टैंड फीट्स ऑफ पैसन, तो इसके लिए आपको यहाँ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। मैं इसे दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आप अर्थ लगाएंगे। यह देखिए, द प्रेजेंट पोएम। तो प्रेजेंट यहाँ आप देखिए, प्रेजेंट मीन्स हुआ प्रस्तुत, तो प्रस्तुत हुआ। पोएम जानते हैं कविता, और स्टैंड फिट्स ऑफ पैशंस भावों का आवेश जिसे मैंने महसूस किया है। इज है ए लिरिकल पोएम। अब लिरिकल मीन्स क्या हुआ? लिरिकल संगीतमयी, तो एक संगीतमयी कविता है। और दिस पोएम, यह कविता हैज़ बीन कंपोज्ड। अब हैज़ बीन रिटेन या कंपोज्ड का अर्थ हुआ लिखा गया है, रचना किया गया है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो इसी तरह से इस पोएम को पढ़कर जानने के लिए इसके अंदर जो वर्ड मीनिंग है, आपको ये वर्ड मीनिंग हेल्प पहुंचाएगा और आप स्वयं से पढ़ करके इसे जान सकते हैं। तो मैं अब सारांश को पढ़ रहा हूँ और फिर अगले वीडियो में मैं इसे दूसरे तरह से दिखाऊंगा कि आप, यह तो मैंने सारांश दिया है, अब दूसरे वीडियो में इससे भी ऊपर आपको और आत्मनिर्भर बनना है कि आप स्वयं से कैसे अंग्रेजी में सारांश लिख सकेंगे और किसी अंग्रेजी को का हिंदी ट्रांसलेट इनटू हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी कैसे कर सकेंगे। तो इन सभी बातों पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। अभी जो मेरा उद्देश्य सारांश का अर्थ दिखाना है उसे देखिए। द प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता स्टैंड फिट्स ऑफ पैशन, भावों का आवेश जिसे मैंने महसूस किया है। इज है ए लिरिकल पोएम, एक संगीतमय कविता है। अंडरलाइन के सारे अर्थों को पहले आप जो अंडरलाइन है उसका अर्थ ज्ञात कर लेंगे और सारे अर्थों को प्लस करके अंतिम में एक इक्वल टू फाइनल सेंस निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, दिस पोएम, यह कविता हैज़ बीन कंपोज्ड रिटेन या लिखा गया है, यह कविता प्लस लिखा गया है, प्लस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो ये 3 अंडरलाइन हुए और 3 अर्थ हुए। यह कविता प्लस लिखा गया है, रचना की गई है, प्लस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, अर्थात यह कविता विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, रचना किया गया है। ही वाज, वे थे। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और इसको पढ़िए और इसको जानिए। मैं अपनी ओर से पढ़ करके बता देता हूँ। तो इस तरह से
आप इन द प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता में, द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट कि ही, उसने, हैज़ फेल्ट, महसूस किया है, ए स्ट्रेंज फिट्स, एक विचित्र आवेश, ऑफ पैशंस, भावों का, अर्थात प्रस्तुत कविता में कवि यह कहते हैं कि उसने भावों का एक विचित्र आवेश महसूस किया है, बट लेकिन ही व वे कैन टेल, बताएंगे, बता सकते हैं, इट इसे ओनली, मात्र, इनटू ए लवर्स ईयर, मात्र एक प्रेमी को प्रेमी के कान में कह सकते हैं। तो कभी इन अपने अनुभव एहसास के इन बातों को वो सिर्फ प्रेमी को बताना चाहते हैं, बताएंगे। बिकॉज, क्योंकि ए लवर नोज, केवल एक प्रेमी ही जानते हैं, ओनली द फीलिंग ऑफ ए लवर, किसी दूसरे प्रेमी का जो फीलिंग है, एहसास को जानते हैं। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट कि हिज बिलव्ड, उनकी प्रेयसी लूसी, लुक्ड, दिखाई पड़ती थी, एवरी डे, प्रत्येक दिन, फ्रेश, स्वच्छ, एज, जैसे, ए रोज़, एक गुलाब, इन जून, जून के महीने में। तो कवि अपने प्रेयसी का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से करते हैं कि उनकी प्रेयसी प्रत्येक दिन वैसा ही दिखाई पड़ती थी जिस तरह से जून के महीने में प्रत्येक दिन गुलाब दिखाई पड़ता है। और फिर मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। लिखा हुआ है, वंस, एक बार, द पोएट, कवि, वाज गोइंग, जा रहे थे, टू मीट, मिलने के लिए, हिज बिलव्ड, अपने प्रेयसी से, टू राइड, चढ़कर, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर चढ़कर। इट वाज, यह था, द टाइम, समय, ऑफ इवनिंग, संध्या का, अर्थात संध्या का समय था। कवि घोड़े पे सवार होकर अपने प्रेयसी से मिलने के लिए जा रहे थे। द पोएट्स आइज, कवि की आंखें, वेयर फिक्स्ड, टिकी हुई थी, अप ऑन द मून, चांद के ऊपर। ही क्रॉस्ड, उसने पार किया, द ग्रास फील्ड, हरे भरे मैदानों को, एंड और शार्ड प्लॉट, बगीचे को। देयर आफ्टर, उसके बाद, ही क्लाइम्ड, वो चढ़े, द हिल, घोड़ा पहाड़ी पर चढ़ा, उसके बाद, बगीचे के बाद। द मून, चांद, वाज ग्रेजुअली सिंकिंग, धीरे धीरे डूब रहा था। बिहाइंड द लूसी कॉटेज, लूसी के घर के पीछे। द पोएट, कवि, कैम, आए, वेरी नियर, बहुत नज़दीक, टू लूसीस कॉटेज, लूसी के कुटिया के नज़दीक। द पोएट, कवि, वाज लॉस्ट, खोए हुए थे, इन ए स्वीट ड्रीम, एक बहुत ही सुंदर स्वप्न में वो खोए हुए थे। द पोएट्स आइज, कवि की आंखें, वेयर फिक्स्ड, टिकी हुई थी, निर्धारित थी, ऑन द डिसेंडिंग मून, घटते हुए, डूबते हुए चांद पर। द हॉर्स, घोड़ा, वाज गोइंग, जा रहा था, फॉरवर्ड, आगे, हुप, आफ्टर हुप, कदम कदम करके वो आगे बढ़ रहा था। सडनली, अचानक, द मून, चांद, सैंक, डूब गया, बिहाइंड द कॉटेज रूफ, घर के छप्पर के पीछे वो चांद छुप गया। द पोएट, कवि, बिगैन टू थिंक, सोचने लगे, इफ़, क्या, लूसी शुड बी डेड, क्या लूसी मर तो नहीं गई।
बिकॉज क्योंकि इट वाज यह था ए बैड सिग्नल, एक बुरा संकेत था, एक अपशकुन था, उसने महसूस किया। हाउएवर यद्यपि इट वाज यह था ए फाउंड एंड ए वेवार्ड थाट्स, एक मूर्खता और चंचलपूर्ण यह विचार था ऑफ द पोएट, कवि की। बट लेकिन ही कुड नॉट स्टॉप, वो नहीं रोक सके हिमसेल्फ, खुद को, बाय थिंकिंग सो, ऐसा सोचने से। तो इस तरह से मैंने इसमें आपको ये सारांश को दिखाया और किस तरह से इसका अर्थ आप ज्ञात कर सकेंगे, इन्हीं सब बातों को रखा। अब मैं आगे के वीडियो में यह दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप स्वयं से सारांश लिख सकेंगे और हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी स्वयं से कर सकेंगे।